वॉइस बॉक्स पॉडकास्ट विद अमरीक। दोस्तों नमस्कार, मैं अमरीक वॉइस बॉक्स विद अमरीक में एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं। आज हम एक गंभीर मुद्दे पे आपसे चर्चा करने के लिए आए हैं। क्या आप जानते हैं हर तीसरा आदमी ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की समस्या से जूझ रहा है और साथ ही विश्व में प्रति वर्ष 25 लाख लोग दिल की बीमारियों से अपनी जान दे देते हैं। तो इसी संदर्भ में आज हमारे साथ जीआरएस हॉस्पिटल एंड हार्ट सेंटर के डॉक्टर नीरज विरयानी सर हमारे साथ हैं। जानते हैं इसके बारे में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। थैंक यू मिस्टर अमरीक, थैंक यू सर। सर हम ये जानना चाहेंगे जो हृदय है उसमें सर किस तरह की क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इस संदर्भ में सर थोड़ा बताएं। जी देखिए, हार्ट एक हमारे शरीर का एक ऐसा ऑर्गन है जो कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक कंटिन्यूअसली धड़कता है बॉडी में, और वो हमारे जीवन को लगातार चलाने के लिए बहुत जरूरी है। पंप की तरह वो काम करता है। इसमें अलग अलग तरीके की बीमारियां हार्ट से संबंधित होती हैं। जैसे अगर हम लोग नवजात शिशुओं से शुरू करें तो जैसे दिल की अंदर छेद वाला प्रॉब्लम होता है। हाँ, सुना जाता है कि हाँ, बच्चे के दिल में छेद है। जी, हाँ, जी, तो वो एक कॉमन बीमारी है जो छोटे बच्चों में होता है। इसके अलावा छोटे बच्चों में कई बार वैल्व में सिकुड़न होती है, और कई बार वैल्व में सिकुड़न के साथ साथ छेद की भी प्रॉब्लम होती है, जिसमें कि बच्चे को नीलापन आने लगता है उंगलियों में या होठों में। जी, जी। तो इसकी रोकथाम के लिए ये सलाह दी जाती है कि जन्म के वक्त ही अगर हम लोग पल्स ऑक्सीमीटर का यूज करें, सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन को नापे, तो कई बार हम लोग हार्ट डिजीज को जल्दी पकड़ पाएंगे नवजात शिशुओं में। और फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है किसी भी व्यक्ति की, तो जो हृदय संबंधित बीमारियों की भी वैरायटी चेंज होने लगती है। जैसे कि अपना टीन्स तक में तो ये जो जन्मजात बीमारियां, कंजेनिटल हार्ट डिजीज जिनको बोलते हैं, फिर 20s या 20+ में फिर जो है आजकल दिल की धमनियों में ब्लॉकेज वाली जो प्रॉब्लम है, हार्ट डिजीज, जो आम जनमानस में ब्लॉकेजेस, जो हार्ट अटैक्स के हम लोग केसेस देख रहे हैं, काफी यंग एज में हो जा रहा है, कॉलेज गोइंग एज में हो जा रहा है लोगों को। सो वो यूजुअली दिल की धमनियों में ब्लॉकेज की वजह से, जिसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं, वो अक्वायर्ड हार्ट डिजीज है जो हम लोग एनवायरमेंट से अक्वायर करते हैं। इसके अलावा हाइपरटेंशन भी, जैसे 20s या 30s में हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन की वजह से जो हार्ट में प्रॉब्लम्स आती हैं, या धड़कन की प्रॉब्लम्स कई बार बच्चों में भी, और 20s 30s में फास्ट धड़कन या स्लो धड़कन की प्रॉब्लम, या उम्र जैसे बढ़ती 40s 50s में अगेन ब्लॉकेजेस और हार्ट फेलियर के केसेस बढ़ते हैं। फिर 60s 70s में अगेन ब्लॉकेजेस, हार्ट फेलियर, और प्लस कई बार धड़कन इतनी धीमी हो जाती है कि अचानक से पेसमेकर की जरूरत पड़ जाती है। तो अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग वैरायटी की हार्ट डिजीज हम लोग को देखने को मिलती है। और जैसे आपने सही कहा, दिन पर दिन हार्ट डिजीज का इंसिडेंस और प्रिवलेंस बढ़ता जा रहा है, इंडिया में भी और ऑल ओवर द वर्ल्ड। सर जैसे आपने अभी बताया है कि युवाओं में भी आजकल ब्लॉकेज की समस्या बहुत हो रही है, क्योंकि प्राय हम लोग ये देखते थे जब आदमी बुजुर्ग हो गया तो हार्ट अटैक हुआ है ये चीज, लेकिन जैसे आपने बोला तो सर उसकी वजह क्या है जो युवाओं में ये बढ़ रही है बहुत सी? देखिए, ये बिल्कुल सत्य बात है कि युवाओं में हार्ट डिजीज का इंसिडेंस और प्रिवलेंस दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और इंडिया में खास करके अगर हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज के कंपैरिजन में देखें, तो 10 इयर्स लगभग पहले इंडियन पॉपुलेशन, इंडियन यंग पेशेंट्स अफेक्टेड हो जाते हैं एज कंपेयर टू द वेस्ट। और ये काफी एक माइंड बॉगलिंग नंबर है। और दिन प्रतिदिन इसका बढ़ने के जो मुख्य कारण जो देखे गए, एक तो लेवल ऑफ स्ट्रेस जो डे टू डे लाइफ में बढ़ता जा रहा है, जो कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल है जिसमें कि टारगेट्स दिए जाते हैं, दे हैव टू अचीव दैट टारगेट्स, देन ओनली देयर सैलरी आर गेटिंग क्रेडिटेड एंड प्रमोशंस आर बीइंग मेड, सो दे गेट अ लॉट ऑफ स्ट्रेस टू परफॉर्म एट दैट पेस। मोरओवर जो है स्मोकिंग का जो है, जो हुक्का स्मोकिंग या ई स्मोकिंग जो है, ई सिगरेट्स, वेपिंग विच इज वेरी कॉमन प्रिवलेंट नाउ डेज इन यंग पॉपुलेशन, एज वेल एज हुक्का, और जो ट्रेडिशनल जो सिगरेट स्मोकिंग है, बीड़ी स्मोकिंग। सो टोबैको इन एनी फॉर्म जो यंग एज में बहुत डेंजरसली अफेक्ट करता है। इसके अलावा जो लिकर का इंटेक है, दैट आल्सो अफेक्ट्स द हार्ट इन अ वेरी डेंजरस वे। इसके अलावा जो ईटिंग हैबिट्स हैं डे टू डे, दैट इज गेटिंग वर्स एंड वर्स, और ग्रेजुअली हम लोग वेस्टर्न
ईटिंग हैबिट्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। फूड इज नाउ इजिली अवेलेबल विद इन मिनट्स इट विल बी डिलीवर्ड एट योर डोर स्टेप at any time of the day, be it in the midnight या late hour. तो eating time is not fixed, eating hours are not fixed, and fasting कई बार fasting prolonged हो जाती है। तो ये सब मुख्य कारण देखे गए हैं जो यंग पेशेंट में आजकल हम लोग हार्ट डिजीज और ब्लॉकेजेस का इंसिडेंस प्रेवलेंस बढ़ता हुआ देख रहे हैं। अच्छा सर, जैसे कई बार जैसे देखिए सबको बीमारी के बारे में पता नहीं होता है। जैसे नॉर्मली अगर होता है तो आम भाषा में बोलते हैं कि ब्लॉकेज हो गया है या स्टंट पड़ा है या जी। बाईपास सर्जरी होगी। जी तो ये सरल शब्दों में ये बीमारी में जो ये चीजें शब्द यूज होते हैं इनके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दें कि क्या है? जी, बेसिकली देखिए जो ब्लॉकेज वर्ड हम लोग यूज करते हैं, एक्चुअली जैसे मैंने शुरुआत में भी बताया, दिल हमारा शरीर का एक ऐसा ऑर्गन है जो पंप की तरह काम करता है। हमारे शरीर में वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है, लेकिन हार्ट को भी कंटिन्यूअसली पंप करने के लिए उसको भी ईंधन की जरूरत है, ब्लड सप्लाई की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है। जो दिल की धमनियां होती हैं, जिनको कि हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में कोरोनरीज बोलते हैं, जो दिल को सप्लाई करती है धमनियां, तो उनमें कई बार उम्र के साथ साथ, और जैसे मैंने रिस्क फैक्टर्स जो बताया, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, मधुमेह या स्मोकिंग या स्ट्रेस और टाइप ए पर्सनैलिटी, उनमें ये दिल की धमनियों में जो हार्ट को सप्लाई करते हैं उनमें ब्लॉकेजेस डेवलप होने लगते हैं। कई बार ये ब्लॉकेजेस काफी यंग एज से ही डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, एंड आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन लेवल वो फिर अचानक से वो ब्लॉकेजेस रप्चर हो जाते हैं और वहां पर सडनली खून का थक्का जम जाता है और वो आर्टरी टोटली बंद हो जाती है, ऑक्लूड हो जाती है, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर टेरिटरी की ब्लड सप्लाई टोटल बंद हो जाती है और उस व्यक्ति को एक मैसिव हार्ट अटैक का सीवियर वर्स्ट चेस्ट पेन एक्सपीरियंस करना पड़ता है। तो ये तो हो गई ब्लॉकेजेस और हार्ट अटैक की बात। और जो हम लोग एंजियोग्राफी जो टर्म यूज करते हैं, बेसिकली एंजियोग्राफी दिल की धमनियों का, कोरोनरीज का रंगीन एक्सरे है। सो बेसिकली इसमें हम लोग कलाई के माध्यम से या जांग की नस के माध्यम से उसको पंक्चर करके और देन फिर हम लोग उधर कॉन्ट्रास्ट, आयोडीन कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग दिल की धमनियों का लाइव रंगीन एक्सरे ले पाते हैं और ब्लॉकेजेस को क्लियरली हम लोग उसको पॉइंट आउट कर पाते हैं। एंड डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज ऑफ ब्लॉकेज, आगे का ट्रीटमेंट हम उसको लिस्ट कर पाते हैं कि किस डायरेक्शन में हम लोग को करना है। यदि ब्लॉकेज का परसेंटेज 70% या उससे अधिक परसेंटेज का ब्लॉकेज है, तो उसी कंडीशन में मरीज को स्टेंट या फिर बाईपास सर्जरी की जरूरत पड़ती है। यूजुअली आजकल अगर ब्लॉकेज जो रिकमेंडेशन में, अगर ब्लॉकेज एक या दो नस में है या तीनों नसों में भी है, लेकिन वो अगर स्टेंट के माध्यम से ट्रीटिंग कार्डियोलॉजिस्ट कॉन्फिडेंट है कि ही कैन गिव द बेस्ट ट्रीटमेंट विद द हेल्प ऑफ स्टेंट्स, देन ऑब्वियसली स्टेंट्स का ही रिकमेंडेशन डॉक्टर एडवाइस करता है। बट अगर कार्डियोलॉजिस्ट को फील हो रहा है कि द बाईपास सर्जरी जो है वो ज्यादा पेशेंट को बेटर ट्रीटमेंट दे पाएगी, जस्टिस कर पाएगी उस ब्लॉकेजेस के साथ, और ब्लॉकेजेस का जो बर्डन है बहुत ज्यादा है, देन इन दैट केस पेशेंट इज रेफर्ड फॉर अ बाईपास सर्जरी। तो सर बाईपास सर्जरी आज की जो पुरानी तुलना में अब कितनी सक्सेस रेशियो उसका बढ़ गया है जी। या कंफर्ट जोन? जी नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन अमरीक जी आपने पूछा। जैसे साइंस ने काफी प्रगति करी है, तो आजकल जो बाईपास सर्जरीज भी हैं एट अ गुड सेंटर्स इन एक्सपीरियंस एंड द जो उसका मोर्टेलिटी रिस्क है, जो डेथ रिस्क है, दैट इज ओनली अराउंड 1 to 2% इन मास्टर्स एंड एट अ गुड वॉल्यूम सेंटर। और इसके अलावा जो है अब बाईपास सर्जरीज में भी काफी एडवांसमेंट्स आ गए हैं, जैसे मिनिमल एक्सेस बाईपास सर्जरीज। जो क्लासिकल बाईपास सर्जरी होती है उसमें छाती के बीचों बीच एक लंबा स्कार पेशेंट को दिया जाता है, और लेकिन अब जो मिनिमल एक्सेस बाईपास सर्जरीज आ गई हैं, जो कि आप कह सकते हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज की तरह हो गई है। जैसे हम लोग पेट की सर्जरीज में लेप्रोस्कोपिक दूरबीन विधि से करते हैं, उसी तरह बाईपास में भी अब दूरबीन विधि के द्वारा विद द हेल्प ऑफ मिनिमल एक्सेस यू कैन डू द बाईपास सर्जरीज। और हाइब्रिड सर्जरीज का भी रोल हो गया है। हाइब्रिड सर्जरीज मतलब कि जैसे दिल को सप्लाई करने वाली 3 धमनियां हैं,
तो उसमें से एक धमनी जिसमें कि क्रिटिकल एक पॉइंट पे ब्लॉकेज है, तो उस ब्लॉकेज को आपने स्टेंट से सही कर दिया। एंड सपोज उसकी बाकी दोनों धमनियों में बहुत अधिक ब्लॉकेजेस है और मल्टीपल जगह ब्लॉकेजेस हैं, तो उनमें तो उन धमनियों में आपने ग्राफ्ट लगा दिया सर्जन ने। सो आजकल हाइब्रिड ओटीज या हाइब्रिड कैथलैब्स भी हैं, तो सेम ओटी में आपने एंजियोप्लास्टी या स्टेंटिंग भी कर दी और सेम ओटी में देन सर्जन पुट्स अ ग्राफ्ट आल्सो। सो ये हाइब्रिड मतलब हाइब्रिड अप्रोच इज आल्सो फॉलोड नाउअडेज। सो इसमें जो पेशेंट को जो रिस्क है वो काफी कम हो जाता है हाइब्रिड में और मिनिमल एक्सेस में, और रिकवरी भी काफी फास्ट हो जाती है। जैसे क्लासिकल बाईपास सर्जरी में अराउंड 6 to 7 डेज पेशेंट का एडमिशन रहता है, लेकिन हाइब्रिड अप्रोचेज में या मिनिमल एक्सेस में 3rd डे पेशेंट की छुट्टी हो जाती है। मतलब ये तो काफी सुविधाजनक हो हाँ, गया है। मतलब काफी अच्छा एडवांसमेंट है जी। अच्छा सर, प्रायः कई बार हृदय के जो पेशेंट होते हैं उनके में ये सुना जाता है कि पेस मेकर लगा है, जी तो ये सर, ये पेस मेकर क्या होता है और इसका क्या उपयोग होता है, इसके बारे में? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। और बहुत ये कॉमन प्रोसीजर है जो हम लोग एज अ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हम लोग करते हैं। तो नॉर्मली ये उन मरीजों में किया जाता है जिनमें कि दिल की धड़कन अत्यधिक रूप से बहुत स्लो हो गई है, बहुत धीमे हो गई है, यूजुअली 40 से नीचे चली गई है, और मरीज को सिम्टम्स आ रहे हैं उसकी वजह से। सिम्टम्स लक्षण जैसे कि आंखों के सामने अंधेरापन आना, या बेहोशी चक्कर आना, या पेशेंट गिर जाता है, कई बार चोट लग जाती है, या अत्यधिक सांस फूलना, पैरों में सूजन आना। तो ये लक्षण है स्लो हार्ट रेट के, धीमे हार्ट रेट के। तो इस कंडीशन में जो आपका कार्डियोलॉजिस्ट है वो एक ईसीजी की सलाह देगा। और कई बार अगर कार्डियोलॉजिस्ट बहुत स्ट्रांगली सस्पेक्ट कर रहा है और इनिशियल ईसीजी अगर नॉर्मल है, तो उस कंडीशन में कई बार कार्डियोलॉजिस्ट जो आपका ट्रीटिंग कार्डियोलॉजिस्ट है वो आपको 24 आवर्स एम्बुलेटरी ईसीजी यानी कि हॉल्टर मॉनिटरिंग का एडवाइस करता है। कई बार हम लोग उस डिवाइस को 24 आवर्स के लिए हम लोग स्किन के ऊपर यहाँ पर अटैच कर देते हैं, तो वो 24 आवर्स का ईसीजी ट्रेसिंग लेता है। और कई बार हम लोग 72 आवर्स या 7 डेज तक भी उसको अटैच करते हैं, जिससे कि हमें एक बेटर उसका ईसीजी या धड़कन का पिक्चर मिल पाता है। और कई बार बेसलाइन ईसीजी में ना डिटेक्ट हो करके वो हॉल्टर मॉनिटरिंग 24 घंटे या 72 या 7 डेज वाले ईसीजी में स्लो धड़कन पिकअप हो जाती है अलॉन्ग विद द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट। तो उस कंडीशन में फिर हम लोग पेसमेकर की एडवाइस करते हैं। पेसमेकर प्रायः 2 तरीके का होता है, एक होता है टेम्पररी पेसमेकर और एक होता है परमानेंट पेसमेकर। टेम्पररी पेसमेकर एक इमरजेंसी प्रोसीजर है जो कि उन मरीजों को लगाया जाता है जो इमरजेंसी की तरह हॉस्पिटल में प्रेजेंट करते हैं, और एज अ लाइफ सेविंग इमीडिएटली हम लोग जांघ के रास्ते या गर्दन के रास्ते उसको प्लेस करते हैं, और वो बाहर से बैटरी से, नॉर्मल डबल ए साइज बैटरी से, पल्स जनरेटर से कनेक्टेड होता है। सो ये तो हो गई टेम्पररी पेसमेकर की बात। जो परमानेंट पेसमेकर होता है दैट इज द डेफिनेटिव एंड फाइनल प्रोसीजर। उसके लिए एक छोटा सा इंसिजन कॉलर बोन के नीचे लगाना पड़ता है, और उस इंसिजन के थ्रू फिर हम लोग नस को नीडल से पंक्चर करके और परमानेंट लीड को हम लोग हार्ट के राइट साइड ऑफ द चेम्बर में प्लेस करते हैं, और उसको फिर लिथियम बैटरी ऑपरेटेड पल्स जनरेटर से कनेक्ट करते हैं, जो यूजुअली 8 से 10 साल तक चलता है। अच्छा सर, पेसमेकर को लेके बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं। मैंने देखा जी। है कि जिनको पेसमेकर लगा होता है तो बड़ा प्रिकॉशन रखने को बोलते हैं कि आप बिजली के खंभे के नीचे ना जाएं, या फिर कई तरह के मैंने लोगों के सुने। जी जी तो क्या ये वास्तव में इसमें सच्चाई है या नहीं, देखिए ये कुछ हद तक सच भी है। तो इसमें जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स ये हैं कि जिनको परमानेंट पेसमेकर लगा हुआ है उनको किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में जाने से पहले अपने कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करना है। स्पेशली मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि कोई एमआरआई के लिए अगर टेस्टिंग के लिए पेशेंट जा रहा है, सो ही और शी हैज टू टेक अ कंसल्टेशन फ्रॉम द कार्डियोलॉजिस्ट एमआरआई के लिए जाने से पहले। इसके अलावा जो हाई वोल्टेज या हाई टेंशन वायर्स होते हैं उसके निकट जाने से अवॉइड करते हैं, जैसे 440 वोल्ट 880 वोल्ट वायर्स जो है उनके पास जाने से अवॉइड करते हैं। बाकी जो रूटीन घर के अप्लायंसेस हैं उनको इजीली हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं, 220 वोल्टेज पे यूजुअली वो रन करते हैं। सो होम अप्लायंसेस कैन बी इजीली रन। मोबाइल फोन यूजुअली जिस साइड पेसमेकर लगा है उस तरफ से डिवाइस हैंडसेट को ना यूज करके अपोजिट ईयर से यूज करें या हैंड्स फ्री यूज करें।
सो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो लेने के लिए एडवाइस करते हैं। पेसमेकर में भी एमआरआई कंपैटिबल और एमआरआई नॉन कंपैटिबल आजकल डिवाइसेस अवेलेबल हैं। सो एमआरआई कंपैटिबल में यूजुअली इफ वी चेंज द मोड ऑफ द एमआरआई देन द एमआरआई ऑफ द पेशेंट इज क्वाइट पॉसिबल, बट आपको प्रोग्राम चेंज करना पड़ेगा पेसमेकर का। अच्छा सर, अभी जैसे वर्तमान में मुझे पता चला कि आपने कुछ एक पेसमेकर की नई टेक्नोलॉजी का जी, ऑपरेशन किया जी, जो जी, कानपुर जी, में हाँ। दूसरा बड़ा सफल ऑपरेशन जी। था, और सबसे बड़ी बात है उसमें मुझे ये पता चला कि वो एक 80 साल के बुजुर्ग का हुआ, जी, जी, जिसमें जी। ऑपरेशन का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। जी, जी, तो बिल्कुल। सर उसके बारे में बताएं, और क्या एडवांस टेक्निक थी वो जी। पेसमेकर की सर? जी, वो देखिए साइंटिफिक एडवांसमेंट के साथ जो लेटेस्ट है कार्डियोलॉजी की फील्ड में, उसको हम लोग लीडलेस पेसमेकर बोलते हैं। सो लीडलेस पेसमेकर, जैसे मैंने बताया, जो क्लासिकल पेसमेकर होता है उसमें एक लीड है, वो पल्स जनरेटर से कनेक्ट होके वो हार्ट की तरफ जाती है, हार्ट के राइट साइड ऑफ द चेम्बर में, और वो लीड का दूसरा एंड फिर लिथियम बैटरी ऑपरेटेड पल्स जनरेटर से कनेक्टेड होता है, जो कि कॉलर बोन के नीचे हम लोग इम्प्लांट करते हैं। ये तो क्लासिकल पेसमेकर हो गया। जो लीडलेस पेसमेकर है उसमें कोई लीड बिल्कुल नहीं होती है। वो 2 ग्राम वेट का बिकोसुल साइज का मल्टीविटामिन वाले कैप्सूल की साइज का वो डिवाइस होता है, एंड उस डिवाइस को हम लोग जांग के रास्ते पंक्चर के थ्रू हम लोग हार्ट के राइट साइड ऑफ द चेम्बर के अंदर उसको इम्प्लांट कर देते हैं, और उसमें वो प्रॉन्ग्स होते हैं जो कि मसल्स से उसको वो अटैच कर लेता है अपने आप को, और वो फिर लीड का भी काम करता है, वो उतना छोटा सा डिवाइस, और वो पल्स जनरेटर का भी काम करता है। सो ये एक उसमें एडवांटेज ये है, खास करके ओल्ड एज पेशेंट्स के लिए, जिनमें की चांसेस ऑफ पॉकेट इन्फेक्शन या पॉकेट हेमेटोमा, जो हम लोग पेसमेकर पॉकेट बनाते हैं जी, जी। क्लासिकल पेसमेकर में, तो उसमें पॉकेट इन्फेक्शन या हेमेटोमा का रिस्क रहता है। और स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जिनको किडनी डिजीज है, और जिनको कि मे बी फ्यूचर में एक डायलिसिस के लिए पोर्ट चाहिए होगा, ब्लड वेसल का एक्सेस चाहिए होगा, और जो एल्डरली पेशेंट है उनके लिए बहुत अच्छा मतलब है। अभी ऑब्वियसली इसका प्राइस थोड़ा अधिक है, लेकिन जैसे जैसे मुझे लगता है इसका इम्प्लांटेशन, नंबर ऑफ इम्प्लांट्स बढ़ेंगे इंडिया में, तो इसका प्राइस भी डेफिनेटली विल कम डाउन। अच्छा सर, जैसे आप शुरुआत में हम बात कर रहे थे कि जो ब्लड प्रेशर के मरीज जी। हैं या जिनको मधुमेह है, जी, उनको बहुत हृदय के रोगों की संभावनाएं ज्यादा जी। होती है। तो मैं ये जानना चाहूंगा उनको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, या कैसे बिल्कुल। कैसे टेस्ट कराते रहना चाहिए, जिससे बिल्कुल। वो पहले से बीमारी को लड़ जी, सके और बिल्कुल, मजबूती से बिल्कुल। सामना कर सके। अमरीक जी, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। देखिए, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, ये तो हम लोग को बचपन से ही पढ़ाया जा रहा है। सो अगर किसी को स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिजीज की, हाइपरटेंशन या मधुमेह की, तो वो शुरुआत से ही अपने टीनेजर एज ग्रुप से ही इफ दे इन्वॉल्व इन हार्ट हेल्दी लाइफस्टाइल, जैसे दे गेट इन्वॉल्व इन आउटडोर गेम्स, आउटडोर एक्टिविटीज, and they eat heart healthy food with a lot of green vegetables and fruits and cereals, and they avoid smoking से दूर रहें, और पाश्चात्य भोजन से दूर रहें, इंडियन फूड को एनकरेज करें, और होममेड फूड को प्रेफर करें रेदर देन स्ट्रीट फूड्स। सो और स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल जीने की कोशिश करें, और एक अच्छी निद्रा, एक अच्छी स्लीप और प्रॉपर टाइमिंग ऑफ स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन सब तरीकों से हम लोग ब्लॉकेजेस से बच सकते हैं। जिन लोगों को पहले से डायग्नोज्ड है हाइपरटेंशन या मधुमेह, सो दे हैव टू नो देयर नंबर्स, या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, सो नो देयर नंबर्स मतलब उनको अपना रिपीटेड इंटरवल्स में बीपी भी घर पे मेजर करना चाहिए। अगर डायबिटिक है तो ग्लूकोमीटर घर पे होना चाहिए, ताकि वो शुगर्स अपना फास्टिंग और नाश्ते या खाने के 2 घंटे बाद वाला शुगर खुद से भी नापोगे तो जानोगे। और उसी के अलावा अगर फास्टिंग अपना लिपिड प्रोफाइल एक टाइम टू टाइम इंटरवल में, एटलीस्ट 3 मंथली इंटरवल पे एक एवरेज शुगर जो HbA1c टेस्ट है, एक लिपिड प्रोफाइल में भी 3 मंथली और 6 मंथली एक लिपिड प्रोफाइल इज इम्पोर्टेंट, और बीपी भी अपना रेगुलर इंटरवल में, खास करके जब चेंज ऑफ वेदर होता है, जब सर्दियां आती हैं, तो उस समय और खास ध्यान रखना है, खास करके बीपी। जैसे और अभी वर्तमान में सर्दी चली रही है, जी। आपने बहुत, तो जो हार्ट पेशेंट है उनके लिए आप क्या मतलब सलाह देंगे कि जो सर्दी जी। है उसमें क्या प्रिकॉशन जी, लेके चलें? बहुत आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि काफी
अभी सर्द हवाएं चल रही हैं और टेम्परेचर तापमान बहुत तेजी से गिर रहा है, तो खास करके जो ऑलरेडी जिन लोग को डायग्नोज हार्ट डिजीज है, तो उनको सबसे पहले तो अपनी मेडिसिन टाइम टू टाइम इंटरवल पे ले। खुद के डॉक्टर कृपया करके मत बने। अगर कुछ भी लक्षण महसूस हो रहा है तो कृपया करके अपने फिजिशियन या अपने कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करें। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, अपने नंबर्स को जाने, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल नंबर्स को जाने। इसके अलावा जो अपने आप को वेल कवर्ड रखे विथ ऑल द वुलन विंटर क्लोथ्स, वुलन क्लोथ्स, एंड अवॉइड गोइंग, अपने आप को ठंड हवाओं के एक्सपोजर से बचाएं। अर्ली मॉर्निंग वॉक में जाने से बचें। इनफैक्ट मैं तो जो रिकमेंडेशन में कि जिन लोगों को पहले से हार्ट डिजीज है वो कोल्ड वाटर से बाद भी उनको अवॉइड करना चाहिए। ठंडे पानी से मत स्नान करें, गुनगुने पानी या गर्म पानी से ही स्नान करें। मतलब जितना ठंड से बच सकते हैं अपने आप को बचाएं, अपने आप को, या हॉट ड्रिंक्स जो है, सूप्स और जो हॉट ड्रिंक्स हैं उनको अपना कंज्यूम करें, अपने आप को वार्म रखें और मेडिसिन टाइम टू टाइम और अधिक ध्यान दे करके अपनी टाइमली मेडिसिन लें। ये सब चीजें जरूरी है। अच्छा सर, इसमें योगा वगैरह भी करने से कुछ बेनिफिट होगा? योगा के बारे में डेफिनेटली योगा इज कंसिडर्ड, ये एक भारत का गिफ्ट है पूरे दुनिया के लिए। और अब तो हम लोग इंटरनेशनल योगा डे भी बनाते हैं। और योगा डेफिनेटली हार्ट डिजीज वाले पेशेंट्स के लिए, शुगर, बीपी, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और इनफैक्ट जो जिन लोग की स्टेंटिंग हो चुकी है, बाईपास सर्जरी हो चुकी है, उन लोग के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है ये। लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, हार्ट के ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। बट इट इज नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर द मेडिसिन। अगर आपके डॉक्टर ने, ट्रीटिंग डॉक्टर ने आपको दवाइयां बताई हैं, तो उसके साथ साथ आपको योगा को भी अपने जीवन शैली में अपनाना है और एक हार्ट हेल्दी लाइफस्टाइल को लाना है जीवन में। सर एक चीज बहुत जरूरी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। प्रायः ये देखा गया है जब किसी को हार्ट अटैक होता है तो हमारे भारत में बहुत लोग अवेयर नहीं होते हैं, लगता है गैस हो गया, कुछ हो गया। तो वो जो गोल्डन आवर जो टाइम होता है जिसमें हम उस मरीज की जान बचा सकते हैं, तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए सर? ये जरूर प्लीज। देखिए, अगर किसी को हृदय संबंधित लक्षण आ रहा है, जैसे भीषण छाती में दर्द हो रहा है, हार्ट अटैक संबंधित लक्षण, जो मोस्ट कॉमन लक्षण है वो है छाती में दर्द होना। इसके अलावा अत्यधिक सांस का उखड़ना या बेहोशी, चक्कर आना भी हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है। यदि इनमें से कोई भी लक्षण मरीज को महसूस हो रहा है तो तुरंत उसको अपने निकटतम फिजिशियन से संपर्क करना चाहिए। खुद के डॉक्टर मत बने, गैस का या बाकी चीजों का इलाज मत करें। अगर गैस मरीज को महसूस भी हो रही है तो कृपया करके अपना ईसीजी कराएं, जिससे कि एक करेक्ट डायग्नोसिस की तरफ हम लोग कदम बढ़ा पाएंगे। और इसमें कुछ केसेस में हम लोग ट्रोपाई करके ब्लड टेस्ट होता है जो हार्ट अटैक का मार्कर होता है, उसको हम लोग कराते हैं। और एक 2D इकोकार्डियोग्राफी यानी कि दिल का अल्ट्रासाउंड, उसको भी हम लोग एडवाइस करते हैं। इन तीनों टेस्ट के बाद हम लोग डायग्नोसिस पे रीच कर पाते हैं। और यदि हार्ट अटैक की डायग्नोसिस बन गई है, और खास करके अगर मैसिव हार्ट अटैक है, तो शुरुआत के जो 2-3 घंटे, 2 घंटे इज सेड टू बी द गोल्डन आवर। सो उस पीरियड में यदि कोई पेशेंट एक कैथलैब इनेबल्ड सेंटर, जैसे कि हमारा सेंटर है जहां पर कैथलैब की सुविधा उपलब्ध है, वहां अगर पेशेंट पहुंच जाता है तो विद इन मिनट्स कार्डियोलॉजिस्ट और उसकी टीम वुड लाइक टू शिफ्ट द पेशेंट टू द कैथलैब। एंड जो आर्टरी टोटल 100% बंद है उसको ओपन करके उसमें स्टेंट लगाना पड़ता है, जिससे कि वो खून का प्रवाह फिर से हम लोग उस आर्टरी में फिर से मेंटेन कर पाते हैं। और जो हार्ट के हिस्से को, जिसको ब्लड नहीं मिल रहा था, हार्ट की मांसपेशी को, उस हिस्से को, तो वो ब्लड सप्लाई अच्छे से मिलने लगती है। और जो बाद के कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो हार्ट फेलियर या धड़कन की प्रॉब्लम, वो फिर नहीं होता है। सर जैसे बहुत अच्छा आपने बताया, मतलब काफी जानकारी हमारे दर्शकों को मिली कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए हृदय की संबंधित चीजों में। सर एक मैसेज जो आप चाहेंगे युवाओं को या हमारे पब्लिक को आप देना चाहें, जो जिससे वो लाभान्वित हो? बिल्कुल। देखिए, मैं जब भी किसी प्लेटफॉर्म पे बोलता हूं तो मैं यही श्रोताओं को मैसेज आपके चैनल के माध्यम से देना चाहूंगा कि एक हार्ट हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं। स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी यंग एज हम लोग को अपने छोटे बच्चों को और टीन्स को भी इनकरेज करना चाहिए फॉर आउटडोर एक्टिविटीज। एंड उनको अपने जीवन में एक हार्ट हेल्दी लाइफस्टाइल, जैसे कि एक
हेल्दी भोजन लेना, निद्रा प्रॉपर लेना, धूम्रपान से दूर रहना, और अगर अपने नंबर्स को जाने तो बेटर है ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और शुगर, और ये सब को अगर आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो हृदय संबंधित बीमारियों से दूर रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आज आपने इतनी जानकारी हमें दी। लोग कहते हैं दिल तो बच्चा है जी, लेकिन दिल के मामले में बच्चा नहीं बनना चाहिए। आपने बोला नंबर्स को बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्या कितनी आपकी शुगर है, क्या आपका ब्लड प्रेशर है, और सावधानी प्रॉपर रखनी चाहिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी जानकारी दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वॉइस बॉक्स पॉडकास्ट विद अमृत।